चालू हो गया। हेलो। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है। कोई एक संकेत जरूर दे, कोई भी, कहीं से भी। अ, कोई भी एक संकेत कमेंट बॉक्स में मुझे यदि मिल जाए तो मुझे बोलने में सुविधा होगी। नमस्कार। ये इंटरनेट की समस्या के कारण यह दिक्कत हो रही है। खैर, कोई बात नहीं। तो मैं यह कह रहा था कि जब यह उपन्यास आज से पिछली शताब्दी के पिछले अंतिम दशक में जब यह उपन्यास लिखा गया था, तो उसमें लिखने के बाद तीन चार लोगों ने इसको पढ़ा था। और उसमें से एक मेरे वरिष्ठ कवि कथाकार नवीन सागर थे, वरिष्ठ कथाकार आलोचक विजय मोहन सिंह थे, मेरे मित्र और सिरेमिक चित्रकार शिल्पकार चित्रकार देवीलाल पाटीदार जी थे। और इसी बीच घूमते घामते यहाँ पर भोपाल में देवी प्रसाद मिश्र मेरे मित्र और कवि कथाकार भी हैं, उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। वे थे, इन लोगों ने पढ़ा था। विजय मोहन सिंह जी ने इस उपन्यास को पढ़ते समय अपने कुछ भाषिक संशोधन भी किए थे। और इस उपन्यास को लेकर जब लिखा गया था, लिखित उपन्यास, हाथ से लिखे हुए उपन्यास को लेकर काफ़ी मुतमईन थे और काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे थे कि वे लगातार जो हैं कि मैं इसे फेयर करूं और फेयर करके उसको छपने के लिए, उपन्यास की शक्ल में छपने के लिए दूं। पर पता नहीं उस बीच क्या कहीं से कोई बात हुई होगी, जो भी कारण हुआ होगा, इस उपन्यास को फेयर करने से मेरी एक दूरी बढ़ती चली गई। और फिर बीच में भी काफ़ी ऐसे समय आए जिससे दूरियां बढ़ती ही गईं। और फिर इस उपन्यास को फेयर करने में मतलब काफ़ी समय लगा। वो अभी तब जब पिछले वर्ष 2018 के आसपास तद्भव के संपादक और कथाकार उपन्यासकार और संपादक अखिलेश ने जब इसकी चर्चा की, क्योंकि अखिलेश इसके कुछ हिस्से शायद यहाँ पढ़ चुके थे या सुन चुके थे किन्हीं से, तो वे लगातार इसके पीछे कई वर्षों से, पिछले 10-15 वर्ष से लगे हुए थे कि इसे मैं फेयर करूं। 2018 से उनका यह दबाव ज़्यादा बढ़ता चला गया। और फिर 2019 का वर्ष ऐसा आया कि मुझे इस उपन्यास को फेयर करना ही पड़ा, जिसकी टाइपिंग की जिम्मेदारी भी एक तरह से अखिलेश ने ही ली। और फिर उस तरह से उनकी पत्रिका में, तद्भव की पत्रिका में यह उपन्यास छपा। एक ही बार में छपा और पूरा छपा। इसे यह भी कहा जा सकता है कि यह मेरा उपन्यास होने के साथ ही साथ एक संपादक का भी उपन्यास है, जिनका नाम अखिलेश है। यदि वे नहीं होते और इस तरह से दबाव नहीं बनाए होते संपादक के रूप में, मित्र के रूप में भी, तो संभवतः यह उपन्यास नहीं आ पाता। बहरहाल यह उपन्यास छपा और उसी बीच पत्रिका में छपने के दौरान ही सेतु प्रकाशन, जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, सेतु प्रकाशन का नया प्रकाशन था, उसके जो कर्ता धर्ता हैं वे हमारे समय के बेहतर युवा आलोचक हैं, जिनकी साहित्य की समझ बहुत है और
जो साहित्य को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से, मूल मकसद से जिन्होंने अपना प्रकाशन गृह चालू किया, सेतु प्रकाशन के नाम से, उनका एक फ़ोन आया और कहा कि ये उपन्यास हम इसे प्रकाशित करेंगे। और जाहिर है कि चूँकि वे सभी के जान पहचान के हैं, सबके मित्र हैं, चीज़ों को बेहतर ढंग से जानते हैं, तो नहीं कहने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, बल्कि एक तरह से आंतरिक खुशी हो रही थी कि यह उपन्यास इतनी जल्दी जो है पुस्तक के रूप में प्रकाशित होकर आ भी जाएगा। मैं इस उपन्यास के नाम के बारे में और काफ़ी दिनों तक इसे प्रकाशित नहीं हो पाने के बाद इस उपन्यास से एक दो अंश, एक शुरू का अंश और एक बाद का अंश, अंत का अंश सुनाना चाहता हूँ। और इसके सुनाने के बाद यदि आप कहेंगे तो बीच से मैं कुछ और भी अंश सुनाऊंगा और उस पर जो बातें होंगी वो बात भी करूंगा। यह कथन जो है एक तरह से इस उपन्यास के संदर्भ में भी देखा जा सकता है जो अंश मैं पढ़ रहा हूँ। इस अंश को पढ़ने के पहले मैं इस उपन्यास के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यह उपन्यास से एक स्वप्न के देखने का उपन्यास है। ये स्वप्न के देखते हुए एक टूट जाने का उपन्यास है। यह उपन्यास स्वप्न के साथ स्मृति में और यथार्थ में पैरेलल, समानांतर चलते हुए और एक साथ एक भाव भूमि पर रहते हुए लिखे जाने का उपन्यास है। यह शुद्ध रूप से ऐसा उपन्यास नहीं है जिसमें किसी को संबोधित किया गया हो। दरअसल यह उपन्यास जो लिखा हुआ है वह इस तरह से है कि वह अपने आप से लिखा हुआ है, अपने आप के लिए शायद लिखा हुआ है। कारण शायद एक यह भी हो सकता है कि यह उपन्यास इस उपन्यास के प्रकाशित होते में इतना काफ़ी समय लगा, क्योंकि दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मैं अपने आप को एक कवि के रूप में ही देखता था और इस पे बहुत कम यकीन था कि ये कवि जो है गद्यकार भी हो सकता है, क्योंकि गद्य के बारे में हमने सुना पढ़ा था कि गद्य जो है वह कवियों का निकष होता है। एक अच्छा कवि उसे ही माना जाता है जिसका गद्य भी अच्छा हो। तो कहीं बीच में मन में यह भी बात रही हो। उस तरह से गद्यकारों के लिए भी कहा जाता है कि यदि वे नाटक एक नहीं लिखते हैं, एक अच्छा नाटककार नहीं हैं, तो उनका गद्य भी जो है उस तरह से एक बिल्कुल एक सीध में और एक सतह पे चलता चला जाता है। खैर, इस तरह तो कहने की बातें हैं। बहरहाल मैं कुछ अंश सुनाता हूँ। बचपन के समय का एक अंश है जब उपन्यास का शुरुआत ही हो रहा है एक तरह से, और एक बच्चा अपने स्वप्न की चर्चा करते हुए, स्वप्न के पास आते हुए इस पे बात करता है कि हम इस समय बिल्कुल अपने बचपन की तरह होते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई धारणा नहीं होती। स्वप्न के बारे में कह रहा है कि स्वप्न में हम बिल्कुल अपने बचपन की तरह होते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई धारणा नहीं होती, कोई पूर्व सोच नहीं होती। हम कुछ भी कर गुजरते हैं बिना इस एहसास के कि कुछ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम सचेत होते जाते हैं, मैं कर रहा हूँ का भाव हम में आता है, तब हम में ठहराव आने लगता है। हमारा कुछ भी कर पाना कमज़ोर होने लगता है। हम मूर्त होने लगते हैं, अपने बचपन से दूर होने लगते हैं, जीवन से दूर।
और मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं। रात में कब किस पहर सपना देखा, सुबह यह बिल्कुल याद न रहा। सपना जितना धुंधला और अस्पष्ट था, उतना अभी भी पूरी तरह याद था। सुबह से बार बार वही सपना याद आ रहा था। बड़े बूढ़ों से यह कहते सुना था कि सुबह के सपने अक्सर याद रहते हैं, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह सुबह का ही सपना था या किसी और समय का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सपने में जिस तरह मैं भटक रहा था, वह भटकन बहुत पुरानी थी। मैं वर्षों से भटक रहा था और शाम हो रही थी। मैं वर्षों से सपने की शाम में सोच रहा था कि मैं भटक गया हूँ, भटक कर कहाँ जा रहा हूँ, यह मेरे आसपास कैसी जगह है जिसे कभी आज तक देख नहीं पाया हूँ। आसपास में बस्ती कहाँ है, यहाँ तो बस्ती भी नहीं है। मैं बिना बस्ती के भटक रहा हूँ, वर्षों से भटक रहा हूँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ओर, यहाँ कैसे आ गया, इस घने जंगल में मैं कब आ गया। ऐसा जंगल जो मेरा पहचाना हुआ नहीं है, आज तक इसे कभी देखा नहीं था। पर यह जंगल मुझे परिचित क्यों लग रहा है? क्या मेरे बाबा ने कभी इस जंगल के बारे में बताया था? क्या उनके साथ कभी यहाँ आया था? यदि वे मेरे साथ आए होते तो बाबा भी साथ में ही होते। पर बाबा कहाँ हैं? वे वर्षों से नहीं दिख रहे हैं। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वे हैं यहीं कहीं, एक दो कदम इधर उधर। यह जंगल मुझे अपने बाबा का जंगल क्यों लग रहा है? ये पेड़ इतने आत्मीय क्यों हैं? क्यों हैं इतने अपने, जैसे मेरे बाबा हूँ? क्या बाबा ने इन्हें यह बताया है कि मैं इनके पास आऊँगा? ये पेड़ मुझे अपनी गोद की सुरक्षा में अपनी उष्णता के साथ घेरे हुए हैं। जिधर मैं देखता हूँ उधर सिर्फ 5 कदम आगे की जगह दिखती है, और जिधर मुझे जाना है उधर से ये पेड़ आप ही आप क्यों हटते जा रहे हैं? आगे से जितनी जगह मेरे लिए ये पेड़ खाली करते हैं, उतनी ही जगह वे मेरे बाकी ओर से आकर भर देते हैं। मुझे अभी तक कोई जानवर क्यों नहीं मिला? मैं ऐसा निश्चिंत बढ़ता जा रहा हूँ जैसे डरने की कोई बात नहीं है। और हाँ, मुझे भूख भी तो नहीं लग रही है, मुझे प्यास भी अब तक नहीं लगी है। किसी के लिए मुझे रास्ता नहीं देना पड़ रहा है। शायद जंगल में भूख प्यास नहीं लगती होगी। बिना थके हुए और बिना सोचे हुए मैं चलता जा रहा हूँ। अब इस उपन्यास को के इस अंश को यदि हम देखें और कहें तो ये एक तरह से इस उपन्यास के चरित्र को भी और इसकी अवधारणा को भी क्लियर करता है, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है। यह अपने लिखने जाने की प्रक्रिया और अपनी भावभूमि और मनोभाव को ही बताता है, अपनी सोच और विचार को भी बताता है। यहाँ पर सोच और विचार जो है बहुत ही वोकल नहीं है, ऊपर से नहीं कहा गया है। जैसे टीवी में एंकरिंग के साथ कहा जाता है, उस तरह से नहीं कहा जाता है।